Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter acid, bases and salts. Friends, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start our chapter. Chapter 4 Acids, Bases and Salts. Students, we will learn some topics in our chapter acids, indicators, neutralization, bases, salts, and properties of acids. So let's start our chapter. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में. इससे पहले प्रीवियस चैप्टर्स में हमने समझा व्हाट इज एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स. एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स क्या होते हैं. बच्चों जो भी हमारी सारी थिंग्स है सराउंडिंग्स में वो सब किससे मिलके बनी है, मैटर से बनी है. और मैटर किससे मिलके बने, एलिमेंट से मिलके बने हैं. बच्चों एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम होती है. मतलब कि बहुत सारे एटम से मिलके ही एलिमेंट बनता है. बच्चों एक एलिमेंट में एक काइंड का एटम मिला होता है. उसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कॉपर, आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं एलिमेंट के और इन सारे एलिमेंट्स में ही एक काइंड का एटम यूज हुआ है. बच्चों एलिमेंट की हम डेफिनेशन को देखें तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक काइंड का एटम यूज होता है, उससे ही वो बनता है. बच्चों हम एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते, ब्रोक नहीं कर सकते क्योंकि एलिमेंट किससे मिलके बना है, स्मॉलेस्ट यूनिट एटम से. और एटम को हम ब्रोक नहीं कर सकते. जिस तरीके से आपको इमेज में गिवन है गोल्ड का एग्जाम्पल. नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स. एवरी एटम इज मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियस which contains protons and neutrons. The nucleus is the center and it contains most of the mass of an atom. बच्चों हमारा एटम किससे मिलके बना है, न्यूक्लियस से. और किससे मिलके बना है, जिसमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. हमारे एटम के बिल्कुल सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है और वो ही डिटरमाइन करता है कि आपके एटम का मास और वेट कितना होगा. तो स्टूडेंट्स हम आगे समझते हैं. जो सारे डिफरेंट काइंड्स के एलिमेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंट काइंड के एटम्स मिले होते हैं. बच्चों मगर आपको एक बात समझनी है कि जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स उनमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एटम्स मिले होते हैं. मगर एक एलिमेंट में एक काइंड का एटम होता है. जब ये सारे एटम मिल जाते हैं तो उनसे क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है. बच्चों हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑक्सीजन का. जब हमारे दो ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होते हैं तो हमारा ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बनता है. बच्चों इसी तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स हमारे हमारे रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में बहुत यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं जब किसी भी एक एलिमेंट का एटम कंबाइन होता है दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट काइंड के एटम के साथ तो उससे हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है. बच्चों जब हमारे दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है. जब हमारे दो सिमिलर एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है. बच्चों हम एग्जांपल ले सकते हैं कंपाउंड में. हमारा क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर कंपाउंड जिसे हम कहते हैं H2O. इसमें बच्चों ऑक्सीजन का भी एटम है और दो हमारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स के एटम है और ये कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं. बच्चों जो हमारे मॉलिक्यूल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है हमारे कंपाउंड का. और जो हमारे सारे मॉलिक्यूल्स जिससे कंपाउंड बना होता है वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं. इनका एक अपना केमिकल कंपोजिशन होता है कि कितने कितने अमाउंट में हमारे कंपाउंड में जुड़े हुए हैं. तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि कंपाउंड क्या है, हमारे एक प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट, इनके एटम्स को अलग अलग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ये आपको इमेज में गिवन है शुगर की इमेज. नेक्स्ट हम देखते हैं जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में या डेफिनेट रेशियो में. बच्चों आज टुडे तक का अब कम से कम 3 मिलियन कंपाउंड्स डिस्कवर हो चुके हैं. बच्चों इन कंपाउंड का हम यूज करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में. बच्चों ये सारे कंपाउंड्स होते हैं, इनकी खुद की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके बारे में आगे हम देखते हैं. आपको क्या करना है, कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करना है. जैसे सैंपल्स में आप ले सकते हैं कॉमन सॉल्ट, विनेगर, बेकिंग पाउडर, लेमन जूस और सोप. आपको इन सबको टेस्ट करना है और आपको बताना है कि इनका टेस्ट कैसा लगा. जैसे लेमन जूस और विनेगर का टेस्ट कैसा लगता है, आपको सोर लगता है, खट्टा लगता है उसको टेस्ट करने पे. और जब आप बेकिंग पाउडर या सोप को टेस्ट करेंगे तो वो आपको बिटर यानी कड़वा लगेगा. तो जो इसी तरीके से अलग अलग कंपाउंड के अलग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं. तो जैसे आप कॉमन सॉल्ट को टेस्ट करेंगे तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगेंगे, ना ही वो खट्टा होगा ना ही कड़वा होगा. उसका अपना एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं सॉल्टी नेचर. तो स्टूडेंट्स हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट कर दिया है. तो उसके एग्जाम्पल्स आपको दिखा रखे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड, एग्जाम्पल ऑफ बेस, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट.
स्टूडेंट्स, जो आपके कंपाउंड्स होते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है, उन्हें हम एसिडिक कंपाउंड्स कहते हैं। जिसका हमारा टेस्ट जिन कंपाउंड्स का बिटर होता है, कड़वा होता है, उन्हें हम बेसिक कंपाउंड्स कहते हैं। जब एसिडिक और बेसिक कंपाउंड्स मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे के रिएक्शन को कैंसिल कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइज कर देना। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं न्यूट्रलाइज इफेक्ट का। जो टर्मरिक स्टेन होता है, जो हल्दी का दाग होता है, जब वो कहीं किसी क्लोथ पे लग जाता है, अगर उसे सोप से हम रब करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। अगर हम उस पे लेमन जूस अप्लाई करेंगे तो वो दोबारा येलो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम बेस को एंटासिड भी कहते हैं, क्योंकि ये एसिड के रिएक्शन को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। आपने देखा होगा जब हमें एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम बेस लिक्विड लेते हैं या एंटासिड्स लेते हैं, जिससे हमारा एसिडिटी कम हो जाती है। थर्ड कैटेगरी आती है हमारे कंपाउंड्स की, जो जिसका टेस्ट ना ही खट्टा हुआ ना ही कड़वा हुआ। इसका टेस्ट कैसा होता है, जैसे कॉमन सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है, सॉल्ट होता है। तो इसे हमने थर्ड कैटेगरी में रख दिया है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, एसिड की, बेस की और सॉल्ट की। तो लेट्स वी स्टार्ट विद एसिड। अब हम एसिड से स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे लेमन हो गया, विनेगर हो गया या कर्ड हो गया। इन सबका टेस्ट आपको कैसा लगा, टेस्ट करने पे सोर लगा, खट्टा लगा। मगर आपको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि बच्चों इन सारे हमारे सब्सटेंसेस में क्या था, एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट था जो एसिडिक नेचर का था, जिसकी वजह से आपको इनका सबका टेस्ट कैसा लगा, सोर लगा। बच्चों, एसिड का लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है एसर। एसर का मीन्स होता है सोर। तो इस सारे सब्सटेंस में हमारा क्या था, एसिड था, जिसकी वजह से इसका टेस्ट कैसा लगा, हमें सोर लगा। हम अपने एसिड्स देख सकते हैं, केमिकल लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है, फूड स्टफ में भी यूज किया जाता है, होम्स में, फैक्ट्रीज में या हमारे बॉडीज में भी एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। बच्चों, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक कर देता है सिंपलर वन में। तो जब आप टेस्ट करेंगे लेमन को या ऑरेंज को, आपको उसका टेस्ट भी कैसा लगेगा, सोर लगेगा, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड ज्यादातर सारे सिट्रस फ्रूट्स में होता है जो खट्टे होते हैं। ग्रीन एप्पल्स में आप देखेंगे मैलिक एसिड होता है, वो भी आपको सोर लगता है टेस्ट करने पे। बच्चों, हमारे एसिड्स के भी टाइप होते हैं, उसके बारे में हम आगे समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। बच्चों, जो एसिड्स आपके कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जिन्हें हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। बच्चों, दूसरी तरफ हमारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिन्हें हम वीक एसिड कह सकते हैं, जो हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं करते, जैसे सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे वीक एसिड्स होते हैं, ये हम फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ एसिड में ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब वो उसमें कार्बन भी पाया जाता है, वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ये हमें मिलते हैं लिविंग थिंग्स से, जैसे प्लांट्स और एनिमल से मिलता है ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये सारे हमारे नेचुरली अकरिंग होते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं, ये वीक होते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं फूड सप्लीमेंट्स में, और ये हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं करते। दूसरी तरफ आते हैं हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स, जिसे हम मिनरल एसिड्स कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, हम इन्हें ईट नहीं कर सकते, ना ही हम इन्हें यूज कर सकते। ये हमें मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, जो रॉक्स होती हैं, जब उनको ब्रेक डाउन करते हैं, हम तोड़ते हैं, तो उसके मिनरल्स के फॉर्म में ही हमें एसिड्स मिलते हैं, इसलिए हमने इनको नेम दिया है मिनरल एसिड्स। इसके जो हम ये आर्टिफिशियल में जाके फिर इन्हें प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्रीज में ले जाके, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, ये सारे हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं। जब ये एसिड्स हम डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में, तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं कैटायंस और आनायंस में, जिसकी वजह से फिर उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, और इस तरीके से ये सॉल्यूशन क्या बन जाता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बच्चों, कुछ जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड से अकॉर्डिंग टू दियर डिग्रीज, डिग्रीज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे सारे एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उन्हें हम ग्लास बॉटल्स में रखते हैं, उन्हें हम मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते। बच्चों, अगर हम मेटल कंटेनर्स में रखेंगे तो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, वो उसके साथ भी रिएक्ट हो जाएंगे। अब आपको अपनी ग्रैंड मदर के पास जाना है और उनसे पूछना है कि वो पिकल्स, ये टमाटो केचप्स या फ्रूट जूसेस मेटल कंटेनर्स में क्यों नहीं रखते, वो ग्लास बॉटल्स में क्यों रखते हैं, ये आपको पूछना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टेबल है सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एसिड्स। जो हम एसिड्स यूज करते हैं अपने केमिकल लेबोरेटरीज में, उनकी आपको कुछ नेम्स दे रखे हैं और उसके केमिकल फॉर्मूला उसे हम देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का बच्चों फॉर्मूला होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है फॉर्मूला HCl, निट्रिक एसिड का होता है HNO3, वैसे ही फॉस्फोरिक एसिड का भी होता है H3PO4।
इसी तरीके से अलग-अलग हमारे एसिड्स के फॉर्मूले अलग-अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। कार बैटरीज कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड, अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्टोर्ड इन एसिड रेजिस्टेंट वेसल। दिस एसिड कैन कॉज पेनफुल बर्न ऑन योर स्किन एंड डैमेज क्लोथिंग। डू नॉट टच इट। बच्चों, जो कार बैटरीज में डाला जाता है एसिड, वो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और वो जिस वेसल में डाला जाता है वो वेसल एसिड रेजिस्टेंट होता है, जिससे कि वो वेसल को कोई नुकसान ना पहुंचे, ना वो वेसल उसके साथ रिएक्ट करे। तो बच्चों, आपको बिल्कुल प्रिकॉशन से उस एसिड को क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, वरना आपके क्लोथ्स को डैमेज हो सकता है, आपकी स्किन बर्न हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, नाउ सी एन एक्टिविटी फर्स्ट। अब हम एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं। ये एक्टिविटी आपके टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगी। बच्चों, इस एक्टिविटी का आपका एम है टू नो हाउ टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड। आपको कैसे कंसंट्रेटेड एसिड होता है जो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसे कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपको चाहिए होगा सैंपल ऑफ एसिड, बीकर चाहिए होगा, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, ग्लास रॉड। बच्चों, आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। बीकर में आपको पहले वाटर फिल करना है, फिर उसके बाद ग्लास रॉड उस पर लगानी है साइड में। फिर आपको क्या करना है, दूसरे बीकर जिसमें आपने एसिड का सैंपल लिया है, धीरे धीरे आप ग्लास रॉड से उस एसिड को बीकर में पोर करेंगे, ड्रॉप वाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपका स्ट्रेंथ थी आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, कंसंट्रेटेड एसिड की स्ट्रेंथ कम होने लगेगी, इससे वो डाइल्यूट हो जाएगा। बच्चों, इसको करते हुए आपको एक प्रिकॉशन का ध्यान रखना है, कभी भी हम एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाते, हमेशा हम वाटर के अंदर एसिड मिलाते हैं। बच्चों, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, आपको हार्म हो सकता है। हमेशा हम डाइल्यूट करने के लिए वाटर के अंदर ही एसिड मिलाएंगे, जिसमें हमारा वाटर लार्ज अमाउंट में होगा और एसिड मिनिमम अमाउंट में होता है। फिर धीरे धीरे आप स्tir करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से हीट इवॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होने लगी है। तो ये आपका डाइल्यूट बन चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ एसिड, कि एसिड का यूज कैसे होता है। बच्चों, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं। वो हमारे बॉडी के केमिकल प्रोसेस को करते हैं, हमारी बॉडी सेल्स में करते हैं। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है, वो आपके स्टमक में माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। जो भी आपके बैक्टीरिया फूड के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में प्रेजेंट होता है उसे किल कर देता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एसिटिक एसिड, जो विनेगर में होता है। हम वो कैसे यूज़ करते हैं, वो फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम यूज़ करते हैं। अगर हम विनेगर का यूज़ करते हैं अपने फूड सप्लीमेंट्स में, हमारा फूड जल्दी खराब नहीं होता, वो उसे प्रिजर्व करके रखता है एसिटिक एसिड। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम पिकल्स जब अचार डालते हैं उसमें भी विनेगर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है कार बैटरीज में, और एसिड से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं। जो टार्टरिक एसिड होता है वो बेकिंग सोडा का कॉम्पोनेंट होता है, और ऐसे ही कुछ और भी एसिड्स हैं जो हमारे एवरी टू डे लाइफ में यूज किए जाते हैं। कुछ आपको नेचुरल सोर्सेस ऑफ एसिड्स दिखा रखे हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस में, जब हम सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं उसमें कौन कौन से एसिड्स होते हैं। तो फर्स्ट है आपका सोर मिल्क। सोर मिल्क में बच्चों लैक्टिक एसिड होता है, जो आपका खट्टा मिल्क होता है, जब आपके टेस्ट में आपको सोर लगता है। कर्ड में बच्चों लैक्टिक एसिड होता है। अनराइप ग्रीन एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है। स्पेनिक में बच्चों ऑक्जेलिक एसिड होता है। स्टिंग ऑफ आंट एंड बी, जो आपको चींटी काट लेती है या मधुमक्खी काट लेती है, उसके स्टिक में, उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। टी में बच्चों टैनिक एसिड होता है। ल्यूटिस लीव्स में फॉलिक एसिड होता है। इसलिए बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट जो फूड सप्लीमेंट होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट एसिड प्रेजेंट रहता है। कुछ और एसिड्स ये रखे जो हम एसिड्स फूड सप्लीमेंट में यूज नहीं करते, बल्कि वो लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं। यहाँ आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, न्यूट्रिक एसिड HNO3। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। Rain that contains excess of acid is called acid rain. Acid rain is formed when pollutants like sulfur dioxide SO2 and nitrogen dioxide NO2, which are released from exhaust of automobiles or burning of coal, etc., get dissolved in raindrops, forming sulfuric acid and nitric acid respectively. These acids reach the land and rivers and other water bodies with rain shower. बच्चों, जो एसिड रेन होती है, जब हमारे रेन में एक्सेस अमाउंट का एसिड मिक्स हो जाता है तो हमारी एसिड रेन फॉर्म होती है। एसिड रेन में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी रेन है जो एसिड बन जाती है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 मिक्स हो जाती है। और ये दोनों गैसेस हमारी कहाँ से निकलती हैं? ये निकलते हैं गैसेस हमारे ऑटोमोबाइल से, बर्निंग ऑफ कोल से। जब हम कोयले को जलाते हैं
तब ये गैसेस निकलती हैं और एटमॉस्फेयर में जाती हैं। फिर जब बारिश होती है तो ये गैसेस उसके साथ मिक्स हो जाती हैं और हमारी रेन को एसिडिक बना देती हैं। जब ये रेन वाटर के साथ गैसेस मिक्स होती हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं और फिर ये हमारे लैंड को, रिवर को और भी वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमारे कॉन्टेमिनेटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं और उन्हें भी नुकसान पहुंचाता है। बच्चों, एसिड रेन तो हमारे कुछ मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर रही है, जैसे ताजमहल। ताजमहल पूरा व्हाइट मार्बल का था, धीरे धीरे जो उसका कलर है फेड होता जा रहा है, वो येलो होता जा रहा है इस एसिड रेन की वजह से ही। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों, वो किंग ऑफ केमिकल्स माना जाता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एसिड का यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही है, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, ट्राई इट आउट, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिलअप्स करने हैं। फर्स्ट है आपका, एसिड आर डैश टू टेस्ट। अभी आपने पढ़ा था एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा होता है। तो फर्स्ट में हम फिल करेंगे सोर। नेक्स्ट है, ऑल सिट्रस फ्रूट्स कंटेन डैश एसिड। जो भी सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें बच्चों सिट्रिक एसिड होता है। सेकंड में हम फिल करेंगे सिट्रिक। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक ऑफ बेसिस। अब हम बेसिस के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, बेसिस वो केमिकल्स होते हैं जिनका जो नेचर होता है बिल्कुल अपोजिट होता है एसिड से। बच्चों, एसिड कैसे होते थे, जिनका टेस्ट कैसा होता था, सोर, मतलब खट्टा, मगर जो बेस है उसका टेस्ट होता है बिटर यानी कड़वा। बच्चों, जब आप छुएंगे, फील करेंगे, टच करेंगे बेस को, तो उसको आपको लगेगा उसका सोपी नेचर होता है। जो बेस होते हैं वो सारे अपोजिट होते हैं एसिड से, इसलिए हमने उनको नेम दिया एंटा एसिड्स। जब वो रिएक्ट करते हैं बेस एसिड के साथ, तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, जिसकी वजह से वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इसलिए हमें कहा जाता है कि जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, उसका ना वो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है। वो जो जनरली आप देखेंगे जिस भी नेम के पीछे, जिस भी केमिकल नेम के पीछे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स लगे होते हैं, उनके सफिक्स में वो सारे क्या होते हैं, हमारे बेसिस होते हैं। बच्चों, जो हमारे बेसिस होते हैं, अगर हम उसे पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो वो एल्कलाई नेचर के बन जाते हैं। एल्कलाइज का ही हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आपके सोप्स होते हैं, हेयर कंडीशनर्स होते हैं, टूथपेस्ट होता है, उन सब में ही अल्कलीज होता है। बच्चों, ये कहा जाता है जब शैम्पू हम करते हैं, शैम्पू में एसिड होता है। फिर उसके बाद हमें कहा जाता है कि कंडीशनर करना चाहिए। कंडीशनर इसलिए कहा जाता है करने के लिए, क्योंकि कंडीशनर क्या होता है, हमारा बेस होता है। जब ये एसिड और बेस क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारे हेयर की ग्रोथ को बनाए रखते हैं। बच्चों, कुछ ऐसे बेसिस और उनके फॉर्मूले और उनके कॉमन नेम्स की आपको टेबल दे रखी है, उसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम है आपका नेम ऑफ द बेस, सेकंड कॉलम है कॉमन नेम, थर्ड कॉलम है आपका उनका केमिकल फॉर्मूला। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। नेक्स्ट आता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक पोटैश और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KOH। नेक्स्ट आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2 और ये किस में पाया जाता है, स्लेक्ट लाइम में। नेक्स्ट है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों इसका कॉमन नेम होता है अमोनिया सॉल्यूशन और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4OH। बच्चों, आप देख रहे हैं सारे बेस के जो सफिक्स है उसके पीछे जो भी सारे मेटल्स है उनके पीछे क्या लगा है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। इससे हम पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सारे हमारे बेस है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इंडिकेटर्स। बच्चों, हम देखते हैं कि हम सारे ही एसिड और बेस को पता लगाने के लिए हर एक सब्सटेंस को टेस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो हमें हार्म कर सकते हैं हमारी बॉडी को। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट एवरी सब्सटेंस। तो हमें क्या सॉल्यूशन निकाला, हमने हमने इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करा, डिफाइन करा। हमने बताया कि अगर हमें टेस्ट करना है किसी भी सब्सटेंस को कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, इसलिए हमने स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस बनाया, उसका नेम दिया इंडिकेटर। इंडिकेटर का हम यूज करते हैं अब एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसलिए हमने इंडिकेटर को अनदर नेम दिया एसिड बेस इंडिकेटर। बच्चों, इंडिकेटर का मीन्स होता है, उसकी डेफिनेशन होती है कि कैसे सब्सटेंस जो चेंज कर देता है अपना कलर को जब वो मिक्स किया जाता है एसिड में या बेस में। तो इसलिए हमने उसे नेम दिया एसिड बेस इंडिकेटर, या सिंपली हम उसे इंडिकेटर भी कह सकते हैं। या आपको इमेज में गिवन है एसिड बेस इंडिकेटर। बच्चों, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचुरली मिले हैं और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमने खुद फैक्ट्रीज में बनाए हैं।
जो हमें नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं टर्मरिक, हल्दी को हम कहते हैं, लिटमस जो हमने लिचन से एक्सट्रैक्ट किया है, लिचन से एक प्लांट है, चाइनल रोज पेटल्स बच्चों ये गुड़हल का फूल होता है, रेड कैबेज जूस, ये सारा हमारा नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें लिविंग थिंग्स या प्लांट्स या एनिमल से मिले हैं इंडिकेटर्स। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो हमने फैक्ट्रीज में बनाए हैं, जैसे फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। या आपको इमेज गिवन है टर्मरिक की और लिटमस की। नेक्स्ट हम लिखते हैं लिटमस। बच्चों लिटमस क्या है, एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है जो बताता है कि जो हमारा सब्सटेंस वो एसिड है या बेस है। लिटमस एक नेचुरल डाई है, नेचुरल अकरिंग है, इसलिए हमने इसे एक नेचुरल इंडिकेटर कहा है। ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिचन से। नेक्स्ट हम देखते हैं जो डिस्टिल वाटर होता है न्यूट्रल होता है, ना इसमें एसिड होता है ना ही बेस होता है। तो ये पर्पल रहता है हमारा जो लिटमस पेपर होता है डिस्टिल वाटर में, मगर जब हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं लिटमस पेपर को तो रेड हो जाता है। जब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारा लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा एसिडिक और कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो लिटमस होता है वो अवेलेबल होता है आपका एक सॉल्यूशन के फॉर्म में। बच्चों फिर हम इसे क्या करते हैं, एक पेपर के स्ट्रिप पे लगाते हैं, तब हमारा एक लिटमस पेपर तैयार हो जाता है, एक रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर। हम उसको ही यूज करते हैं आगे अपने एक्सपेरिमेंट्स में। बच्चों आगे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको एक अपने टीचर की सुपरविजन में ही परफॉर्म करनी है, उनके गाइडेंस में ही। नाउ सी एन एक्टिविटी सेकंड। इस एक्टिविटी का आपका एम है टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर। आपको टेस्ट करना है कुछ सॉल्यूशंस को लिटमस पेपर का यूज करके कि वो एसिडिक है या बेसिक है। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी ब्लू लिटमस पेपर की, रेड लिटमस पेपर की और कुछ सॉल्यूशंस की और ड्रॉपर की। आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस लेने हैं जिसकी आपको टेबल में गिवन है सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशंस आपको लेने हैं अपने टेस्ट ट्यूब में। फिर आपको क्या करना है, उसमें धीरे धीरे डिप करना है, एक बार रेड लिटमस पेपर एक बार ब्लू लिटमस पेपर। तो आपका जो लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा तो वो आपको बताएगा कि ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक था या बेसिक था। तो जिस तरीके से आपके ऑब्जर्वेशन टेबल गिवन है आपको, इसमें आपका सॉल्यूशन के नेम्स गिवन है, कलर चेंज विद ब्लू लिटमस पेपर की इसने ब्लू लिटमस पेपर के साथ कलर चेंज करा या रेड लिटमस पेपर के साथ करा, वो आप कलर यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे जैसे आपको गिवन है एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा रखा है, लेमन जूस। आपको पता है लेमन जूस कैसा होता है, खट्टा होता है, सोर होता है, तो उसमें एसिड होता है। तो जब हम आपका जिस भी एसिड होता है जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में, मगर रेड लिटमस पेपर वर्क नहीं करता एसिडिक के साथ। हमेशा जो आपके एसिडिक सॉल्यूशन होंगे उसके साथ हमेशा वर्क करेगा ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करके कर क्या बना देगा, रेड। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ये आपका सब्सटेंस है, ये सॉल्यूशन है, वो एसिडिक नेचर का है। इस तरीके से आपको दूसरे कॉलम में शो कर रखा है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल। बच्चों कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होता है, इसलिए वो ना ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा ना ही रेड लिटमस पेपर का, वो अपना कलर एज इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे देखते हैं लाइम वाटर का, जैसे हम पहले हम एग्जांपल लेते हैं टैप वाटर का। ये आपको टैप वाटर गिवन है, टैप वाटर कैसे होता है, एसिडिक होता है। जो चीज हमारी एसिडिक होती है वो क्या करेगी, हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देगी। तो हम टैप वाटर में यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है टैप वाटर में सॉल्यूशन में डिप करने पे वो रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर को जब आप डिप करेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। जो आपका बेकिंग सोडा होता है बच्चों वो बेस होता है, तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, आपके रेड लिटमस पेपर पे इफेक्ट दिखाएगा, ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो ब्लू लिटमस पेपर पे नो चेंज, रेड लिटमस पेपर क्या होगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के साथ एक्सपेरिमेंट करना है और उनके कलर को आइडेंटिफाई करना है और इस टेबल में फिल करना है। इस टेबल से आपका कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो आपके एसिडिक बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और जो आपका एसिडिक सब्सटेंस होते हैं वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देंगे रेड रेड कलर में, और रेड लिटमस पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। और जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या करेंगे, आपके रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देंगे ब्लू सब्सटेंस में बच्चों, और आपको वो ब्लू लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं जैसे सॉल्ट, वो तो न्यूट्रल होते हैं, ना एसिडिक ना ही बेसिक, वो बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करेंगे, ना ही ब्लू लिटमस पेपर का ना ही रेड लिटमस पेपर का। नेक्स्ट आपका इंडिकेटर आता है जो आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है टर्मरिक। बच्चों ये भी आपका एसिड बेस इंडिकेटर होता है, टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर जिसे हम कहते हैं।
टर्मरिक नेचुरली तो येलो कलर का होता है, जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें वो येलो कलर का रहता है, मगर जब एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं तो टर्मरिक येलो हो जाता है, और जब हमारे बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं तो टर्मरिक हमारा रेड हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कौन से हमारा एसिडिक और कौन से बेसिक सॉल्यूशंस है। तो इस एक्टिविटी को हम करते हैं एक्टिविटी थर्ड। इस एक्टिविटी का आपका एम है आपको पता करना है कि कौन से सॉल्यूशन एसिडिक नेचर के हैं। तो आपका यूज करना है इसमें इंडिकेटर टर्मरिक पेपर का। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ब्लॉटिंग पेपर लेना है, टर्मरिक पाउडर लेना है, ब्रश की हेल्प से उस ब्लॉटिंग पेपर पे टर्मरिक पाउडर को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। इससे आपका एक टर्मरिक पेपर इंडिकेटर तैयार हो गया है। आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस लेने हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर के अपने टेस्ट ट्यूब में। फिर आपको क्या करना है, डिप करना है अपना टर्मरिक पेपर जो आपने तैयार करा है अभी। अगर आपका टर्मरिक का पेपर येलो रहा तो वो आपका एसिडिक है, मगर जब आपका टर्मरिक का कलर क्या किसमें चेंज हो जाता है, हमारा टर्मरिक का कलर रेड हो जाता है, तो आपका बेसिक सॉल्यूशन है ये। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दे रखी है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको सॉल्यूशंस के नेम दे रखे हैं और कलर चेंज बता रखा है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे एक फिल करके दिखा रखा है लेमन जूस। लेमन जूस कैसा होता है, हमारा एसिडिक होता है, तो इसलिए टर्मरिक का कलर येलो रहा, एज इट इज रहा, नो चेंज। नेक्स्ट आपको दिखा रखा है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होता है, इसलिए इसने टर्मरिक के कलर को चेंज नहीं करा, नो चेंज। नेक्स्ट आपको गिवन है सोडा वाटर। बच्चों जो सोडा वाटर होता है वो कैसा होता है, आपका बेसिक होता है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तो बेसिक में क्या कर देता है वो टर्मरिक का कलर को चेंज कर देता है रेड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेड इन कलर। नेक्स्ट है आपका टैप वाटर। बच्चों टैप वाटर भी हमारा क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो टर्मरिक का कलर कैसा रहेगा, हमारा येलो ही रहेगा, नो चेंज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो चेंज। इसी तरीके से बच्चों आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करना है और उनके कलर को ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे टेबल में फिल करना है। और इसका कंक्लूजन आपका क्या निकला, बच्चों जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या कर देते हैं, टर्न कर देते हैं येलो कलर को हमारे रेड कलर में, और जो आपके एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं वो कोई भी चेंज नहीं करते, टर्मरिक के कलर में वो एज इट इज रहता है, येलो रहता है। और जो आपके न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं वो भी कोई रिएक्ट नहीं करेंगे टर्मरिक पेपर पे, वो भी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट आपका इंडिकेटर आता है, वो भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है, चाइना रोज जिसे हम गुड़हल का फूल कहते हैं। ये भी आपका एसिड बेस इंडिकेटर होता है। बच्चों ये चाइना रोज है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक गुड़हल के फूल से। उसकी हम पहले उसे कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हम एक्टिविटी में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि चाइना रोज कैसे इफेक्ट करता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस पे। चाइना रोज का बच्चों नेचुरली कलर होता है पिंक। तो बच्चों जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उस पे वो पिंक कलर दिखाएगा। जो चाइना रोज अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है, या मजेंटा हम कह सकते हैं। जब हमारा चाइना रोज रिएक्ट करता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ तो उसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा आपका एसिडिक और कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है। ये आपको कलर्स दिखा रखे हैं चाइना रोज की। एसिडिक टेस्ट ट्यूब में मैजेंटा कलर शो कर रहा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब में पिंक कलर शो कर रहा है, एंड लास्ट बेसिक सॉल्यूशन है तो आपका ये चाइना रोज ग्रीन कलर शो कर रहा है। बच्चों अब ये चाइना रोज को आप इंडिकेटर के फॉर्म में कैसे तैयार करेंगे वो आप देखते हैं। आपको क्या लेनी है, चाइना रोज के कुछ पेटल्स लेने हैं, पत्तियां लेनी है और उसे बीकर में डालनी है, फिर उसमें कुछ वाटर डालना है, फिर आपको उसे बॉईल करना है और स्टिर करते रहना है विग्रसली, मतलब कि कंटिन्यूअसली स्टिर करना है। फिर आप देखेंगे कि आपको एक पिंक कलर का एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा उस पेटल से। फिर आपको उसे फिल्टर करना है और एक अपने बीकर में फिल कर लेना है उसे, और आपको उसे लेबल कर देना है कि आपने ये चाइना रोज इंडिकेटर को तैयार करा है। अब हम करते हैं एक्टिविटी परफॉर्म। तो सी एन एक्टिविटी 4, इस एक्टिविटी का आपका एम है to test the acidic or basic nature of the given solution by using the China rose extract as an indicator। बच्चों इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपको चाइना रोज इंडिकेटर जो आपने तैयार करा है उसकी जरूरत होगी, कुछ सॉल्यूशन चाहिए होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट नेचर के, कुछ एसिडिक कुछ बेसिक। अब आपको क्या करना है, आपको 2 ml लेना है फर्स्ट सॉल्यूशन जो भी आपको जिसका टेस्ट करना है टेस्ट ट्यूब में। फिर आपको उसके ऊपर जो आपने चाइना रोज इंडिकेटर तैयार करा है उसकी 3 to 5 ड्रॉप्स डालनी है उस सॉल्यूशन के ऊपर। तो आप देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। बच्चों अगर चाइना रोज का कलर मैजेंटा हो गया है तो इसका मतलब वो आपका सॉल्यूशन कैसा है, अगर आपका मैजेंटा कलर शो कर रहा है तो वो एसिडिक है, अगर वो आपका ग्रीन कलर शो कर रहा है आपका चाइना रोज डालने के बाद तो वो आपका बेसिक है, ग्रीन कलर शो कर रहा है तो। यहाँ आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिखा रखी है, इसमें कुछ सॉल्यूशंस के नेम दे रखे हैं जिसके साथ आपको टेस्ट करने हैं। एक कलर चेंज बता रखा है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक सॉल्व करके दिखा रखा है। लेमन जूस कैसा है, वो डार्क पिंक मैजेंटा कलर शो कर रहा है, मींस लेमन जूस इज एसिडिक।
नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन बच्चों न्यूट्रल होता है, इसलिए वो कोई भी चेंज नहीं करेगा, नो चेंज। नेक्स्ट आपको गिवन है टैप वाटर। बच्चों जो टैप वाटर होता है वो आपका एसिडिक होता है, तो उस वो क्या शो करेगा, आपका डार्क पिंक कलर या मैजेंटा भी कह सकते हैं, आफ्टर अप्लाइंग दी चाइना रोज इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैजेंटा कलर शो करेगा वो। ऐसे ही आप अपने टेस्ट ट्यूब में जब सोडा वाटर लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे अपने चाइना रोज इंडिकेटर की, तो सोडा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ग्रीन में। तो आपको ये पता चल गया ये आपका बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये आपका क्या किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन कलर। इसी तरह बच्चों आपको और भी इन डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करना है और बताने हैं कि कौन सा आपका एसिडिक है कौन सा बेसिक है। इस टेबल से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे एसिडिक नेचर के या एसिडिक सॉल्यूशंस थे उन्होंने चाइना रोज इंडिकेटर के कलर को चेंज कर दिया डार्क पिंक कलर या मेजेंटा कलर में। और जब आपने कुछ सॉल्यूशंस में चाइना रोज इंडिकेटर डाला तो वो ग्रीन कलर के हो गए सॉल्यूशंस, इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशंस थे। और कुछ सॉल्यूशन जो न्यूट्रल थे, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, उन्होंने चाइना रोज के कलर को चेंज नहीं करा, वह एसिडिक पिंक ही रहा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, अब हम देखते हैं सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स को जो हमारे लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं। उसमें हमारे नेचुरल इंडिकेटर नहीं बल्कि सिंथेटिक इंडिकेटर का यूज किया जाता है, क्योंकि सिंथेटिक इंडिकेटर कैसे होते हैं वो हमारे बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर में हमने पढ़ा फिनोक्सिलिन होता है और मिथाइल ऑरेंज होता है। फिनोक्सिलिन का ओरिजिनल कलर जो होता है बच्चों वो कलरलेस होता है, मगर अगर हम फिनोक्सिलिन की ड्रॉप्स को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, मगर अगर हम उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो फिनोक्सिलिन का कलर चेंज हो जाएगा पिंक कलर में। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज है, जो मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है वो ऑरेंज होता है, मगर जब हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। और जब हम मिथाइल ऑरेंज के ड्रॉप्स को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो येलो कलर ले लेते हैं। तो अब हम करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी फिफ्थ है हमारी। इस एक्टिविटी का हमारा एम है टू टेस्ट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द गिवन सॉल्यूशंस। हमें कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं हमारे टेबल में, हमें उसे टेस्ट करना है कि एसिडिक नेचर क्या है बेसिक नेचर क्या है। हमें इसमें यूज करना है हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स का, फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज का। तो इसके लिए आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की और कुछ सॉल्यूशन की जिसपे आपको टेस्ट करना है। तो पहले आपको अपने टेस्ट ट्यूब में फर्स्ट सॉल्यूशन लेना है 2 ml। फिर उसके बाद क्या डालना है उसमें 2 ड्रॉप्स डालनी है फिनोल्फथालीन की। फिर आपको बताना है ऑब्जर्वेशन टेबल में ये आपको गिवन है सॉल्यूशंस, कलर चेंज विद फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, कलर चेंज विद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। आपको बताना है जैसे आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आपने लिया टेस्ट ट्यूब में 2 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका बेसिक है, तो वो क्या करेगा आपका कलरलेस टू पिंक। फिनोल्फथालीन के साथ करा तो आपने, तो पिंक जब आपका बेसिक होता है तो आपका फिनोल्फथालीन जो सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस से पिंक कलर का हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका बेसिक नेचर का है। जब आपने फिर क्या करा, दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या लिया 2 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसमें कुछ ड्रॉप्स डाली, 3 to 5 ड्रॉप्स डाली आपने मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर होता है ऑरेंज, जैसे आप उसमें मिथाइल ऑरेंज के ड्रॉप्स डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो उस सॉल्यूशन का आपका कलर चेंज हो जाएगा येलो में। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा है हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपको नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। बच्चों ये क्या होता है आपका एसिड होता है, तो जब आपका जब एसिड के साथ टेस्ट करेंगे फिनोल्फथालीन का तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो कलरलेस ही रहता है। और मिथाइल ऑरेंज का जब टेस्ट करेंगे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे तो वो जो आपका ऑरेंज कलर था न्यू जो उसका ओरिजिनल कलर था वो चेंज हो गया रेड कलर में। रेड कलर में चेंज हो गया इसका मतलब कि ये एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट आपको बच्चों दिखा रखा है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH। ये कैसा है आपका, हम टेस्ट करते हैं इसमें। इसमें कुछ डालेंगे फिनोल्फथालीन के ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो आप देखेंगे कि ये बेसिक है। तो जब बेसिक होता है तो हमारा क्या होता है, ये पिंक कलर का चेंज हो जाता है फिनोल्फथालीन। तो इसमें हम लिख देंगे कलरलेस टू पिंक। कि जो हमारा फिनोल्फथालीन कलरलेस था वो पिंक कलर का हो गया है। इससे हमें पता चल गया है कि ये कैसा है हमारा बेसिक नेचर का है। अब हम इसका ही टेस्ट करते हैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ। हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, फिर उसमें डाली 3 to 5 ड्रॉप्स डाली मिथाइल ऑरेंज की। तो आपका जो मिथाइल ऑरेंज का कलर था वो कैसा हो गया, येलो हो गया। इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये बेसिक है, तो आपका जो कलर है वो ऑरेंज टू येलो हो गया।
नेक्स्ट है आपका कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है, ये कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ना ही फिनोक्सिलिन के साथ ना ही मिथाइल ऑरेंज के साथ। तो ये क्या शो करेगा? नो चेंज। या हम कह सकते हैं फिनोक्सिलिन हमारा कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस भी लिख सकते हैं या नो चेंज। नेक्स्ट है जब हम मिथाइल ऑरेंज के साथ करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज अपने कलर में रहेगा, ऑरेंज में ही रहेगा, या हम कह सकते हैं नो चेंज। तो इसी तरह बच्चों आप डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप उनके कलर को आइडेंटिफाई करेंगे और इस टेबल में फिल करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 6। बच्चों इस एक्टिविटी का आपका एम है टू फाइंड द सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आपको पता लगाना है कि जो आपका सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक नेचर का, या न्यूट्रल है, ना ही ये एसिडिक ना ही बेसिक। तो इसके लिए आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको कुछ सॉल्यूशंस चाहिए होंगे जिन पे आपको टेस्ट करना है। कॉमन सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, विनेगर, लेमन जूस, टर्मरिक पाउडर, रेड कैबेज जूस एज एन इंडिकेटर चाहिए होगा। ब्लू लिटमस पेपर भी इंडिकेटर है आपका, और रेड लिटमस पेपर भी क्या है आपका? इंडिकेटर है। तो आपको अपैरेटस की रिक्वायरमेंट होगी, 2 टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होंगी, ड्रॉपर चाहिए होगा जिसके थ्रू आप इंडिकेटर की ड्रॉप्स पे अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सॉल्यूशन लेना 2 ml अपने डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में, क्योंकि आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है रेड कैबेज जूस का इंडिकेटर, ब्लू लिटमस पेपर को डिप करना है और रेड लिटमस पेपर को डिप करना है। इसके लिए आपको एक ही सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में चाहिए होगा। ये आपके ऑब्जर्वेशन टेबल है। जब भी आप परफॉर्म करेंगे कॉमन सॉल्ट के साथ, जो आपका टर्मरिक पाउडर वाला इंडिकेटर था वो क्या दिखाएगा? नो चेंज। बच्चों इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सॉल्ट क्या है हमारा? न्यूट्रल होता है, वो कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाता। ऐसे ही रेड कैबेज जूस के साथ भी कोई भी चेंज नहीं दिखाएगा, ना ही ब्लू लिटमस पेपर पे ना ही रेड लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं दिखाएगा। जब इसने कोई भी किसी के साथ भी कोई चेंज नहीं दिखाया तो हमें पता चल गया कि हमारा कॉमन सॉल्ट क्या है? न्यूट्रल नेचर का है। नेक्स्ट अब आप करेंगे जब सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे टर्मरिक पाउडर पे, टर्मरिक पाउडर आपका इंडिकेटर है, तो वो क्या हो जाएगा? येलो टू रेड हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो सोडियम कार्बोनेट है वो कैसा है? आपका बेसिक नेचर का है। जैसे नेक्स्ट आप देखते हैं रेड कैबेज जूस है, वो आपका पर्पल होता है, उसका नेचुरल कलर वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। तो ग्रीन कलर में चेंज हो गया, मतलब वो बेसिक नेचर का था आपका सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट जब आप टेस्ट करेंगे ब्लू लिटमस पेपर के साथ, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो कोई भी चेंज नहीं दिखाता बेसिक के साथ। वो किसके साथ चेंज दिखाता है? सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन के साथ। और बेसिक सॉल्यूशन के साथ चेंज दिखाता है आपका रेड लिटमस पेपर। जो आपका रेड लिटमस पेपर होता है वो जब अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। इससे आपको पता चलेगा कि ये आपका बेसिक सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के साथ डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करना है और आपको बताना है कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक था, बेसिक था या न्यूट्रल था। तो इस टेबल से आप कंक्लूड करेंगे या कंक्लूजन आपका क्या निकलेगा? जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं वो रेड कैबेज जूस जो इंडिकेटर यूज करते हैं, रेड कैबेज जूस जो ओरिजिनल कलर होता है उसका पर्पल होता है, जो रेड कलर हो जाता है, पर्पल टू रेड हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और ब्लू लिटमस पेपर भी कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन में। मगर जो हमारा बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं वो टर्मरिक को क्या कर देते हैं? टर्मरिक का कलर येलो होता है, वो येलो से रेड कर देते हैं टर्मरिक का कलर को, जिससे हमें पता चल जाता है ये हमारा बेसिक सॉल्यूशंस है, और ये हमारे रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। मगर जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं वो ना ही टर्मरिक पाउडर के साथ, ना ही रेड कैबेज जूस के साथ, ना ही ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के साथ कोई भी इफेक्ट दिखाते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं पीएच पेपर। बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट अपने सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन से बेसिक है। मगर हम कैसे पता लगाएंगे उनकी स्ट्रेंथ को कि वो कितने एसिडिक है और कितने बेसिक हैं? तो इसको पता लगाने के लिए हमने एक पीएच पेपर को ऑर्गेनाइज करा, इंट्रोड्यूस करा। बच्चों जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, ये हमें सिर्फ इतना ही बताता है कि हमारा एसिडिक और बेसिक है। ये हमें ये नहीं बताते कि हमारा कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, कितना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक है। तो स्टूडेंट्स हमारे जो ये डिटरमाइन करने के लिए हमने पीएच पेपर को इंट्रोड्यूस करा। पीएच पेपर क्या होता है? ये हमें बताता है कि हाउ अवर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, कि कितना हमारा सॉल्यूशन एसिडिक और कितना हमारा बेसिक है। बच्चों जो पीएच पेपर पे होती है बहुत सारे डाई का मिक्सचर होता है। जब हम पीएच पेपर को डिप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस में, तो उसको वो जो पीएच पेपर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बता देता है। जैसे आपको ये पूरा पीएच पेपर शो कर रखा है,
ये आपका कलर से, अगर आपका पीएच पेपर कौन सा कलर बताता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो जो पीएच की रेंजिंग होती है पीएच पेपर की, वो 0 टू 14 होती है। बच्चों, जो 0 होता है आपका क्या होता है, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो करता रहता है, इंक्रीज होते रहते हैं उसके नंबर, तो वो कहाँ पे पहुँच जाता है, 7 उसका न्यूट्रल होता है। बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा 0 नंबर होता है, 7 नंबर हमारा न्यूट्रल होता है, और हमारा 14 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। जैसे 14, 13, 12, तो धीरे-धीरे वो क्या होती है, उसकी बेसिसिटी कम होने लगती है और वो एसिडिटी की तरफ जाने लगता है। जैसे आप देखते हैं नॉर्मल वाटर, या जो हम देखते हैं रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, वो 6 होता है, मतलब कि न्यूट्रल होने वाला होता है मगर माइल्ड एसिडिक होता है। जैसे आप डिस्टिल वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर कैसा होता है, आपका बिल्कुल न्यूट्रल होता है, जिसे हम बेसिक भी कह सकते हैं। जो आपका सोप होता है, आप सोप यूज करते हो, वो बेसिक नेचर का होता है, उसके पीएच वैल्यू कितनी होती है, 10 टू 11 के बीच में आती है। और जो जो आपका लेमन जूस होता है, जो आप पीते हैं ड्रिंक में, तो वो होता है, उसका जो पीएच नेचर होता है 2 टू 3 रेंज का होता है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं वो कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है। या आपके जो सॉल्यूशन का नेचर पीएच पेपर वो शो करेगा 7 से लेस देन, तो वो क्या होगा बच्चों, जो 7 से लेस देन होता है मतलब कि एसिडिक नेचर होता है 0 टू 6, और जो आपका 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और जो आपका 8 टू 14 होता है वो क्या होता है आपका ग्रेटर देन 7, वो आपका बेसिक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ट्राई इट आउट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, आपको उसके आंसर्स देने। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेम द एसिड प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग। कुछ सब्सटेंस दे रखे, कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें कौन से एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट है आपका अनराइप ग्रीन एप्पल्स, जो आपके पके हुए नहीं होते सेब, जो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें कौन सा एसिड होता है बच्चों, बताइए। उसमें होता है आपका मैलिक एसिड। नेक्स्ट है विनेगर, बच्चों विनेगर में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। थर्ड है टी, टी में कौन सा एसिड होता है, टैनिक एसिड होता है। सेकंड है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंडिकेटर, बच्चों इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच कैन डिस्टिंग्विश द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, जो हमारे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। व्हेन वी डिसॉल्व द इंडिकेटर इन एनी सॉल्यूशन, इट चेंजेस देयर कलर, वो अपना चेंज कर लेता है कलर, जिससे हमें पता चल जाता है वो एसिडिक है या बेसिक है। थर्ड है, गिव द नेम्स ऑफ एनी टू नेचुरल इंडिकेटर्स, बच्चों अभी आपने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, आपको 2 नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम बताने हैं। फर्स्ट आप बता सकते हैं लिटमस, और सेकंड आप बता सकते हैं रेड कैबेज जूस। फोर्थ है आपका क्वेश्चन, गिव द कलर चेंज ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स विद एसिड एंड बेसिस। आपको बताने हैं, दो इंडिकेटर्स आपको दे रखे हैं कि वो एसिड के साथ कौन सा कलर रखेंगे और बेस के साथ वो अपना कैसा कलर चेंज करेंगे। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है बच्चों, वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो रेड कलर का हो जाता है, मगर बेस के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो नो चेंज। सेकंड है आपका फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, फिनोल्फथालीन है वो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। फिनोल्फथालीन क्या होता है, ओरिजिनल कलर उसका कलरलेस होता है। जब वो एसिडिक सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे फिनोल्फथालीन को, ये 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे उसकी, तो जब भी वो कलरलेस ही रहेगा, मगर जब वो बेसिक के साथ रिएक्ट करता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है। इस तरीके से वो बता देता है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम पढ़ते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं आपकी एसिड की। बच्चों हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है एसिड की। फर्स्ट एसिड हमने पढ़ा सोर टेस्ट का होता है। ज्यादातर हमारे एसिड हमारे सॉल्युबल होते हैं वाटर में। कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कॉरोसिव होते हैं नेचर में, जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। अगर वो हमारी स्किन पे गिर जाते हैं तो ब्लिस्टर्स फॉर्म हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं। जो एसिड होता है वो हमारे ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है रेड कलर में। जो एसिड होता है उसमें कुछ अमाउंट का वाटर प्रेजेंट रहता है, तो हमारा जो कंसंट्रेटेड होता है वो एसिड। मगर जिस एसिड में ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट रहता है तो वो हमारा डाइल्यूट एसिड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड की ही केमिकल प्रॉपर्टीज, कि जब ये अदर चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं। बच्चों जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो वो क्या देता है, एक सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये आपको रिएक्शन दिखा रखी है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको एग्जाम्पल भी करके दिखा रखा है। जो आपका जिंक मेटल है बच्चों, जब वो रिएक्ट करेगा इसके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो आपका क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फ्यूरिक फॉर्म होगा। जिंक सल्फ्यूरिक ZnSO4 एक सॉल्ट होता है, और जब वो फॉर्म होगा तो एक गैस निकलेगी जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस।
नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन विद कार्बोनेट। जब आपका एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है बच्चों? मेटालिक सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों पहले वाले में क्या आता है? सिर्फ हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। जैसे इसमें हम कह सकते हैं रिएक्शन के फॉर्म में मेटालिक कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करता है? मेटालिक सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारी इवोल्यूट होती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक मैग्नीशियम कार्बोनेट का MgCO3। जब इसमें हम ड्रॉप्स डालेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की HCl की तो क्या फॉर्म होगा? हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस एटमॉस्फेयर में जाएगी और हमारा क्या लास्ट में क्या फॉर्म होगा? वाटर भी फॉर्म होगा। इसी तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल चेंज। बच्चों केमिकल चेंज होता क्या है? केमिकल चेंज मीन्स होता है किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, जैसे और अपनी एक नई प्रॉपर्टीज के साथ। जब हमारे दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं वो और एक तीसरा नया सब्सटेंस बनाते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। बच्चों जो हमारी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल चेंज के अंडर ही होती हैं। जो हमारे सारे सब्सटेंस पार्ट लेते हैं केमिकल चेंज में उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा जिसे मैग्नीशियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों हमारे रिएक्टेंट थे और इन्होंने जो चीज फॉर्म करी नई सब्सटेंस जो इन्होंने बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड वो क्या था? प्रोडक्ट था। तो जो हमारे केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट होता है, मतलब उसे हम दोबारा रिएक्टेंट की फॉर्म में नहीं ला सकते, उससे हम दोबारा ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं बना सकते और ना और ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है, हम इसे दोबारा दोहरा नहीं सकते। कुछ हम एग्जांपल लेते हैं केमिकल चेंज के। जैसे आपका जो पेपर है अगर आप उसे बर्न करेंगे तो वो पेपर जब बर्न होने के बाद क्या बनाएगा? ऐश बना देगा और स्मोक स्मोक निकलेगी पेपर बर्निंग में। तो आप क्या स्मोक से या ऐश से दोबारा पेपर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते जब आपका पेपर जल जाएगा। तो ये कैसा है? आपका इरिवर्सिबल है। सेकंड है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। जब आप क्या करते हैं मिल्क से दूध से दही बना देते हैं, क्या आप दोबारा दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ये इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है। थर्ड हम एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का। जब हमारी जो लीव्स होती है प्लांट के ऊपर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती हैं, फूड बनाती हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। क्या दोबारा वो अपनी ऑक्सीजन गैस को वापस लेके और दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बना सकती है? नहीं बना सकती। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? केमिकल चेंज होता है जिसे हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, जो दोबारा वापस हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं दे सकते, रिएक्टेंट नहीं दे सकते। आपको कुछ इमेजेस गिवन है बर्निंग ऑफ पेपर की और चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 7। इस एक्टिविटी का आपका एम है टू चेक वेदर द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन नील इज अ केमिकल चेंज और नॉट। आपको चेक करना है कि जो आपकी रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में और आयरन नील जिसे हम कील कहते हैं उनको आपस में रिएक्शन करवानी है और देखना है कि वो केमिकल चेंज है या नहीं है। तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी आयरन नील्स की, कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट को बच्चों हम नीला थोथा कहते हैं या ब्लू विट्रॉल सॉल्यूशन भी कहते हैं। बीकर लेना है आपको, वाटर लेना है, आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। बीकर में पानी लेना है और उसमें कुछ कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है। फिर आप देखेंगे आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल गया है जैसे आपका फर्स्ट बीकर की इमेज आपको गिवन है। फिर आपको इसमें आयरन नेल्स डालनी है। फिर आप देखेंगे जब आप कुछ घंटों के बाद ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर अ फ्यू आवर्स यू विल ऑब्जर्व द चेंज ऑफ द सॉल्यूशन। आप देखेंगे कि जो आपका सॉल्यूशन का कलर था वो चेंज हो गया है, ब्लू टू किस में कन्वर्ट हो गया? वो ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया है। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि हमने ऑब्जर्व करा कि जो हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर सॉल्यूशन में चेंज हो गया है और हमने जब उसे आयरन नेल्स को निकाला टोंग की हेल्प से हमने देखा जो आयरन नेल्स थी उसके ऊपर कुछ ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया है। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल है, इसमें हमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये केमिकल चेंज हुआ। इसे हम रिएक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उस पे हमने आयरन नेल्स डाली तो CuSO4 प्लस Fe, तो उन्होंने हमें क्या प्रोडक्ट दिया, क्या न्यू सब्सटेंस दिया? फेरस सल्फेट जो हमारा सॉल्यूशन था, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो ग्रीन कलर का हो गया और जो हमारा कॉपर था वो डिपॉजिट हो गया आयरन के ऊपर जो कि ब्राउन कलर का था। तो ये हमारा न्यू सब्सटेंस बना। तो इसी तरीके से हमें पता चला ये केमिकल चेंज है। नाउ सी एन एक्टिविटी 8। अब हम एक्टिविटी 8 देखते हैं। इस एक्टिविटी का हमारा एम है टू टेस्ट दैट द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। अब आपको लेना है बेकिंग सोडा और विनेगर, उसे टेस्ट करना है कि वो केमिकल चेंज है या नहीं है।
तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक ग्लास, बेकिंग सोडा और विनेगर। आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा डालना है ग्लास के अंदर और उसमें थोड़ा सा विनेगर डालना है। फिर आपको क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें से कुछ बबल्स निकल रहे हैं, विग्रसली मतलब कंटिन्यूअसली निकल रहे हैं। जो बबल्स होंगे मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो प्रोड्यूस हो रही है जब विनेगर और बेकिंग सोडा आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। विनेगर का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा का कॉमन नेम है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ये क्या आपका परमानेंट चेंज है। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से दोबारा तो बेकिंग सोडा नहीं बना सकते, तो ये आपका परमानेंट चेंज हो गया और इरिवर्सिबल हो गया। इससे पता चला आपको कि ये केमिकल चेंज है। आप इसे रिएक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, CH3COOH। बच्चों यहाँ पर विनेगर है, एसिटिक एसिड। जब हमने इसे रिएक्ट करवाया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के साथ, NaHCO3 के साथ, तो इन्होंने क्या प्रोडक्ट दिया, न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ हमारा, सोडियम एसीटेट CH3COONA और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली CO2। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये पता चला एक्टिविटी के थ्रू ये हमारा केमिकल चेंज है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक सॉल्ट्स। बच्चों जो हमारा सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रल होता है, जो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो कोई भी हमारा कलर का चेंज नहीं देता हमारे इंडिकेटर के साथ, वो हमारा सॉल्ट्स होते हैं। जो भी हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस होता है ये रिएक्शन से फॉर्म होता है एसिडिक और बेसिक के रिएक्शन से। बच्चों जब एसिड और बेसिक आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हमारा एसिड प्लस बेस ये दोनों रिएक्ट हैं, जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट देंगे, वाटर प्लस सॉल्ट। बच्चों सॉल्ट क्या है, हमारा एक तरीके का एसिड होता है। सॉल्ट एसिड से मिलके बना है। जब एसिड रिएक्ट करते हैं हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, या मेटल कार्बोनेट के साथ, या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, ये सारे बेस हैं। जब इन सारे बेस के साथ हमारा एसिड रिएक्ट करता है तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है। बच्चों सॉल्ट की भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। हमने सॉल्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है आपका एसिडिक सॉल्ट, सेकंड है आपका बेसिक सॉल्ट एंड लास्ट है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट्स वो होते हैं जो सॉल्ट्स अपना ड्यूअल नेचर दिखाते हैं, जिनकी दो प्रॉपर्टी होती है, जो सॉल्ट भी होते हैं और एसिड भी होते हैं, तो इसलिए हमने उसका नेम एसिडिक सॉल्ट रख दिया है। बच्चों ये कैसे फॉर्म होते हैं, जब इस सॉल्यूशन के अंदर से पॉजिटिव H आयंस निकलने स्टार्ट हो जाते हैं तब आपका एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का, NaHSO4 का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, NaHCO3, ये सारे आपके एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैटेगरी बेसिक सॉल्ट्स। बच्चों बेसिक सॉल्ट्स भी आपके डुअल नेचर के होते हैं। जो सॉल्ट्स आपके बेस होते हैं इसलिए हमने उसको नेम दे दिया है बेसिक सॉल्ट का। और ये क्या होता है, हमारे इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन दिखाते हैं बेस के साथ। मतलब कि जब हम क्या करते हैं, सॉल्ट जो बिहेव करते हैं बेस की तरह, जब हम उसे डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में, तो वो आपके बेसिक सॉल्ट्स हो जाते हैं। हमारे एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड MgOHCl और कैल्शियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड CaOHCl। बच्चों इसमें हमने हाइड्रोक्सिल इसलिए यूज करा है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, अपने उसमें सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं जिससे बेस फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट लास्ट है आपके न्यूट्रल सॉल्ट्स। बच्चों जो हमारे सॉल्ट्स के अंदर से पूरे सारे पॉजिटिव एच आयंस रिमूव हो जाते हैं, कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं, खाली हमारे पास क्या बचता है, जब सॉल्ट बचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने में नमक का यूज किया जाता है, कॉमन सॉल्ट का सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सारे हमारे न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। इसमें से कोई भी पॉजिटिव एच आयंस प्रेजेंट नहीं होते। यूज ऑफ सम सॉल्ट्स, अब हम इन सॉल्ट्स का यूज कैसे करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम कहते हैं, बच्चों ये आपका कॉमन सॉल्ट होता है जो हम खाने में यूज करते हैं। दूसरा बच्चों हम इसे यूज कर सकते हैं पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, जो अचार डाला जाता है उसमें कॉमन सॉल्ट डालते हैं जिससे कि हमारा अचार खराब ना हो। मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए हम सॉल्ट का यूज करते हैं। इंडस्ट्री में क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉशिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है। पोल्ट्री ग्लेज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रिपरेशन के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्ट की टाइप सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम सोडा ऐश कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। बच्चों इसका यूज को हम पढ़ते हैं, ये लॉन्ड्री में वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए यूज किया जाता है। इससे मैन्युफैक्चर किया जाता है ग्लास या डिटर्जेंट पाउडर्स। नेक्स्ट आता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका केमिकल फॉर्मूला है और इसका नेम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो आप खाने में यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर जिसे हम कहते हैं, आग बुझाने के लिए भी बच्चों बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर।
बच्चों मेडिसिन में हम यूज करते हैं, जब हमें एसिडिटी होती है तो हम बेकिंग सोडा लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्ट, पोटेशियम नाइट्रेट, जिस नाइटर भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KNO3 और इसका यूज को हम देखते हैं बच्चों। ये मैन्युफैक्चर में काम आता है गन पाउडर के। फर्टिलाइजर्स में, मेडिसिन में, ग्लास इंडस्ट्रीज में, रेफ्रिजरेशन मतलब कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर में गैस होती है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। फायरवर्क्स में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉपर सल्फेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4, जिसे हम ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, नीला तोता भी कहते हैं। एज अ फंगिसाइड का हम यूज करते हैं, जो फंगस हो जाता है उसमें हम कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। मेडिसिन के रूप में भी कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका सॉल्ट आता है पोटैश एलम, बच्चों जिसे हम फिटकरी कहते हैं। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है फिटकरी। मतलब जब बच्चों वाटर के प्योरिफिकेशन में हम फिटकरी का यूज करते हैं, जब हमारे छोटे से कट हो जाता है तो हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए फिटकरी का यूज करते हैं, या टैनिंग लेदर जब हो जाती है मॉर्डेंट के लिए फिटकरी का यूज करते हैं। तो आपने देखा बच्चों जो सॉल्ट है उसके डिफरेंट डिफरेंट कैसे यूजेस होते हैं हमारे एवरीडे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे जो कलर चेंज हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स पे, एसिड और बेस कैसे अपना कलर चेंज कर लेते हैं। मगर जब हमने पढ़ा कि जब हम एसिड और बेस को आपस में मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, जब एसिड और बेस मिक्स कर दिए जाते हैं राइट अमाउंट्स में तो एक दूसरे को इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। आपको क्या करना है, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करेंगे राइट अमाउंट में, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है और हाइड्रोक्साइड क्या है आपका बेस है। जब ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, तो एक आपका रिजल्टिंग लिक्विड तैयार होगा, वो आपका न्यूट्रल होगा। इसी तरीके से हम और भी रिएक्शंस करवाते हैं, जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं राइट अमाउंट में, वो सारी हमारी रिएक्शंस होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। बच्चों जो सॉल्यूशन होता है वो अगर एसिडिक का है तो फिनोल्फथालीन का कलर कैसा रहेगा, रिमेन कलरलेस ही रहेगा। मगर जो अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक है तो फिनोल्फथालीन का कलर पिंक हो जाता है। अगर हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आपका कैसे पता लगा सकते हैं, इसमें बच्चों हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट निकलती है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो अब हम करते हैं एक्टिविटी 9। इस एक्टिविटी का हमारा एम है, ये एक्टिविटी आपकी टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगी। इसमें आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 10 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और उसके कलर को ऑब्जर्व करना है। फिर आपको 2 ड्रॉप्स डालनी है फिनोल्फथालीन की, जो फिनोल्फथालीन का ड्रॉप्स है उसको कलरलेस होगा। फिर उसे अच्छे से शेक करना है, तो आप देखेंगे कोई कलर में चेंज नहीं होगा, क्योंकि फिनोल्फथालीन का कलर कलरलेस ही रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। फिर आपको क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स डालनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ड्रॉपर की हेल्प से डालेंगे आप बच्चों। अब आप देखेंगे फिनोल्फथालीन का कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया है। मतलब उसने बेस के साथ अपना कलर चेंज कर लिया और पिंक हो गया है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दोबारा डालना है ड्रॉपर की हेल्प से और फिनोल्फथालीन की ड्रॉप्स डालनी है। तो आप देखेंगे उसमें कि क्या है, कुछ इवोल्यूशन होगी गैस की। तो आपने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से ही डाल रखा था, फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, एसिड और बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके थ्रू आपकी गैस का इवोल्यूशन हुआ और आपका क्या फॉर्म हो गया, सॉल्ट एंड वाटर। जिससे आपको पता चला कि ये कैसी हमारी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। या आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, जो आपकी रिएक्शन फॉर्म होती है किसके कॉम्बिनेशन से, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, वो आपको क्या देती है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करती है। जैसे आपने अबव एक्टिविटी में देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी NaOH के साथ, तो क्या फॉर्म होता है, कॉमन सॉल्ट NaCl, जो हम फूड में यूज करते हैं। और वाटर भी फॉर्म होता है H2O, जिसे हम कहते हैं। इसे हम रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जब मिक्स कर देते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ, तो ये हमें प्रोडक्ट देते हैं कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस वाटर H2O। तो स्टूडेंट जो हमारा सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो ये बच्चों ये कैसा हमारा सॉल्ट है, एसिडिक है, बेसिक या न्यूट्रल, ये डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का एसिड और बेस का यूज करा है रिएक्शन में। बच्चों कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं जो आपके एवरीडे लाइफ में होती है, उन्हें हम देख लेते हैं। जो हमारे एवरी टू डे लाइफ होती है उसमें बहुत सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। फर्स्ट है आपका आंत स्टिंग, मतलब कि जब आपको चींटी काटती है। बच्चों जब हमें चींटी काटती है तो हमारी जो स्किन है उसमें इन्फेक्ट कर दिया जाता है फॉर्मिक एसिड, जो आंत की स्टिंग में होता है, डंक में होता है। तो हम उससे रिलीफ पाने के लिए, जब हमें दर्द होता है उससे रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, उस पर रब करते हैं मॉइस्ट बेकिंग सोडा।
या कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है सिर्फ एक बेस ही, और बेकिंग सोडा क्या है, हमारा एक बेस होता है और कैलामाइन सॉल्यूशन भी बेस होता है। इसलिए जब टेस्टिंग होता है हम उसमें बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं। कैलामाइन सॉल्यूशन में बच्चों कौन सा बेस होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, जो फॉर्मिक एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडाइजेशन। बच्चों आपको पता है आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो हम कोई भी फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तो हम जो भी स्पाइसी फूड खाते हैं, तो आपको देखते होंगे आपको स्ट्रेस होने लगता है, क्योंकि आपकी जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा होने लगता है। इसलिए उस एसिडिटी को कम करने के लिए, एसिड के अमाउंट को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी एसिड्स के टैबलेट्स लेते हैं, या हम कुछ सॉल्यूशन लेते हैं जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जिससे कि हमारी जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट हो रहा है, जो बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसे वो कम कर दे और न्यूट्रलाइज कर दे उसके इफेक्ट को। थर्ड है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। बच्चों जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, इससे हमारी सॉइल बच्चों एसिडिक हो जाती है, अगर हम ज्यादा इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, तो जिससे हमारी सॉइल खराब ना हो, हमारे ग्रोथ प्लांट्स की अच्छा हो। तो इसके लिए क्या करते हैं फार्मर्स, अपनी क्रॉप्स में क्विक लाइन या स्लेक लाइन का भी यूज करते हैं, जिससे कि जो सॉइल में हमारे केमिकल फर्टिलाइजर ने एसिड प्रोड्यूस कर दिया है, उसके इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर दे। और इसलिए सॉइल में कुछ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर भी हम डालते हैं, जिससे हमारी क्रॉप्स का सारा एसिडिटी कम हो जाए या एसिडिक नेचर कम हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका फैक्ट्री वेस्ट। बच्चों जो भी आपका सारा लिक्विड वेस्ट जो रिलीज होता है फैक्ट्रीज से, वो सारा एसिडिक नेचर का होता है। हमें उसे डिस्पोज करने से पहले, वाटर बॉडीज में डालने से पहले, छोड़ने से पहले, हमें उसे क्या करना चाहिए, बेसिक नेचर का बनाना चाहिए, जिससे कि उस जो वाटर बॉडीज में हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी लाइफ को बिल्कुल भी हार्म ना हो। इसलिए हम उसे डिस्पोज करने से पहले उस एसिडिक हमारे डिस्पोज को कैसे कर सकते हैं, बेसिक हमें उसे ट्रीट करना चाहिए स्लेक लाइन के द्वारा। स्लेक लाइन हमारा बेसिक होता है, जो हमारा एसिड नेचर का गार्बेज होता है उसे वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज बना देता है। फिर हम उसे डिस्पोज करेंगे वाटर बॉडीज में, तो हमारे वाटर बॉडीज को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको इमेज में भी शो कर रखा है कि कैसे हमारा लिक्विड एसिड वेस्ट हमारे एक्वेटिक लाइफ को हार्म कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राई इट आउट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो होती हैं when the acid or base react with each other and they neutralize their effect। जब एसिड और बेस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। और किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो सॉल्ट और वाटर का। सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हाट डज वास स्टिंग कंटेन? मतलब कि वास स्टिंग में क्या होता है बच्चों? वास स्टिंग कहते हैं हम ततैये के डंक को, उसमें बच्चों एल्कलीन होता है, बेस होता है, तो उसे हम ट्रीट करते हैं विनेगर से। थर्ड आता है आपका, वायर फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटेड विद बेस बिफोर डिस्चार्जिंग। मतलब जो भी हमारा सारा फैक्ट्री का वेस्ट होता है, उसे हम डिस्चार्ज करने से पहले वाटर बॉडीज में उसे क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए स्लेक लाइन से, जिससे कि वो हमारा एसिडिक नेचर का जो वेस्ट होता है वो बेस बन जाए और हमारे एक्वेटिक लाइफ को बिल्कुल भी हार्म नहीं करे। तो स्टूडेंट्स नाउ सी सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट है आपका, एसिड मींस अ सब्सटेंस दैट इज सोर इन टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। बच्चों एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो टेस्ट में खट्टा होता है, सोर होता है, और हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है। नेक्स्ट आता है बेस मींस अ सब्सटेंस दैट इज बिटर इन टेस्ट, इज सोपी टू टच एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो होता है वो टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा होता है, टच करने पे सोपी जैसा लगता है, और आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। न्यूट्रल मीन्स होता है सब्सटेंस दैट इज नाइदर एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल सब्सटेंस वो होते हैं जो ना ही एसिडिक ना ही बेसिक होते हैं। इंडिकेटर का मीन्स होता है एक ऐसा सब्सटेंस दैट चेंज कलर इन एसिड एंड बेस, जो अपने कलर को चेंज कर लेता है एसिड सॉल्यूशन में जाके या बेस सॉल्यूशन में जाके। लास्ट है आपका न्यूट्रलाइजेशन, अ रिएक्शन इन विच एन एसिड कंबाइंड विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस को राइट अमाउंट में कंबाइन किया जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के रिएक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स समिंग अप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका, अ सब्सटेंस दैट इज सोर इन टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड इज कॉल्ड एसिड। एक ऐसा सब्सटेंस जो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, वो आपके ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं रेड कलर में, वो आपके एसिड होते हैं। सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड प्रोड्यूस अ सोपी फीलिंग इज कॉल्ड बेस। जो सब्सटेंस कड़वे होते हैं टेस्ट में और वो आपके रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में, उसे हम बेस कहते हैं। A substance that changes color when added to an acid or base is called an acid base indicator or simply as an indicator।
इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं जब उसे मिक्स डाला जाता है एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में। नेक्स्ट आता है लिटमस इज अ नेचुरल डाई, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। बच्चों लिटमस क्या है, एक ऐसा डाई है जो नेचुरली लिचेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। A reaction in which acid combined with a base to produce salt and water is called neutralization। बच्चों एक ऐसी रिएक्शन जो एसिड और बेस को कंबाइन करती है और हमारा सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करती है, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिडिक सॉइल्स कैन बी करेक्टेड बाय एडिंग लाइन और स्लेट लैम टू द सॉइल। बच्चों एसिडिक सॉइल्स जो होती हैं, सॉइल जिसमें ज्यादा एसिड आ जाता है केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से, उसके इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज करते हैं उसमें स्लेट लैम्प को मिक्स करके। तो स्टूडेंट्स इट्स एक्सरसाइज टाइम। अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। हमारी एक्सरसाइज है ए, डार्क इन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। इसमें आपको ओएमआर शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी। आपको करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है, उसे सर्कल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स, इट शुड बी डार्कन कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली। आपको करेक्ट मेथड शो कर रखा है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट which is used in bakeries and medicine is an। बच्चों जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारी बेकरीज में यूज किया जाता है वो कैसा होता है, हमारा एक सॉल्ट होता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन इंडिकेटर। बच्चों कौन सा हमारा एक ऐसा इनमें से इंडिकेटर की तरह हम उसे यूज नहीं कर सकते। बच्चों विनेगर, विनेगर तो खुद एक एसिड होता है, उसे हम इंडिकेटर के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो इज द राइट। नेक्स्ट है आपका थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस। बच्चों इसमें से कौन सा आपका बेस है वो आपको बताना है। तो इसमें से हमारे क्या है, फर्स्ट है आपका KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड है आपका जिंक हाइड्रोक्साइड, थर्ड है आपका क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। तो तीनों ही आपके बेस है। सो डी ऑल आर बेसिस इज द राइट। सो डी इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। बच्चों इसमें से बताना है आपका कि वीक एसिड कौन सा है। इसमें से ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक, निट्रिक या हाइड्रोक्लोरिक। बच्चों ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है, टमाटो में होता है, टमाटर में, उससे तो हम हीट कर सकते हैं, तो वो तो वीक एसिड हुआ। सो इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। बच्चों इसमें से कौन सा आपका मिनरल एसिड नहीं है, मतलब कौन सा आपका वीक एसिड है या ऑर्गेनिक एसिड है। बी टार्टरिक एसिड। जो आपका टैमरिंड में या इमली में होता है टार्टरिक एसिड, वो आपका वीक एसिड होता है और वो ऑर्गेनिक होता है। सो बी इज द राइट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है बी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिलअप्स करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ। सॉल्ट सॉल्यूशन किसका गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। सो फर्स्ट में हम फिल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। न्यूट्रलाइजेशन इज डैश इवॉल्विंग रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन कैसी इवॉल्विंग रिएक्शन है, हीट इवॉल्विंग रिएक्शन, इसमें से हीट निकलती है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स डैश इन एसिडिक सॉल्यूशन। जो चाइना रोज इंडिकेटर है एसिडिक सॉल्यूशन में कौन से कलर का हो जाता है बच्चों, चाइना रोज इंडिकेटर हमारा कैसे कलर का होता है, हमारा पिंक कलर का हो, पर्पल कलर का होता है। और जब वो रेड कलर का हो जाता है, जब वो एसिडिक सॉल्यूशन में जाता है, तो थर्ड में हम फिल करेंगे रेड। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, फिनोफ्थलीन इज डैश इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन कैसा इंडिकेटर है हमारा, सिंथेटिक। फोर्थ में हम फिल करेंगे सिंथेटिक। ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर डू नॉट चेंज कलर इन डैश सॉल्यूशंस। जो ब्लू और रेड लिटमस पेपर है वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस में अपना कलर चेंज नहीं करते। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे न्यूट्रल। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सरसाइज सी। सी एक्सरसाइज आपकी मैच दी कॉलम्स। आपको कॉलम ए शो करके कॉलम बी, इनकी आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट है आपका टैनिक एसिड। बच्चों टैनिक एसिड कहाँ किसमें प्रेजेंट होता है, टैनिक एसिड ये हमारा कंपोनेंट होता है टी का। सो फर्स्ट को हम मैच करेंगे सी से। सेकंड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, सिरके में होता है। सेकंड को मैच करेंगे ई से। थर्ड मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज कैसा है, ये हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। सो थर्ड को मैच करेंगे ए से। लिटमस ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। सो फोर्थ को मैच करेंगे बी से। फॉर्मिक एसिड बच्चों ये एंटिस्टिंग में होता है, चींटी के डंक में होता है। फिफ्थ को मैच करेंगे डी से। सिक्स्थ बेस, बेस कैसा होता है, सोपी होता है टच करने पे। तो सिक्स को मैच करेंगे एफ से। सो स्टूडेंट्स आपने अपनी मैच दी कॉलम कर लिए हैं।
इसी तरीके से आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।